इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर फैंग इन फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को किल करना एंजॉय कर रहा होता है। फैंग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूंखार हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि इन सभी वॉरियर्स के ब्लड्स को सोख रहा था, मानो कि जैसे उसे इन लोगों को किल करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन लोगों के ब्लड की बारिश में नहाते हुए जोर जोर से रोर कर रहा होता है। और अब फिर इन सभी वॉरियर्स को किल कर देने के बाद आखिर में बारी आती है उनके लॉर्ड कलाची की। और जब फैंग उसकी तरफ घूर कर देखता है तो उस बेचारे की तो रूह तक कांप गई थी। वो चिलमिलाते हुए अपनी जान को बचाने के लिए फैंग के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लग गया था, पर आखिरकार वो जो कुछ भी कर ले वो उस बैरियर को नहीं तोड़ पाता। और अब फिर फैंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, अब तुम्हारी बारी। इधर हम देखते हैं कि ये सुनकर तो कलाची का दिल उसके हलक में आ गया था और वो थर थर कांपते हुए कहता है, मैं नहीं। पर फैंग उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने क्लॉज से उसके ऊपर स्लैशेस लगा देता है, जिससे एक झटके में ही उस कलाची की बॉडी के कई सारे पीसीस हो जाते हैं और उसका कोर भी टुकड़े टुकड़े हो गया था। और अब फिर फैंग अपने किलिंग मोड को ऑफ करते हुए नॉर्मल हो जाता है। डेलन उसके पास आता है और कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लड थर्स्टी टाइटल के लिए मेरे मास्टर से भी ज्यादा वर्थी हैं। वो भी गुनहगार लोगों को सजा देते हैं पर आपके जैसे नहीं। डेलन की ये बात सुनकर फैंग नाम में सर हिलाते हुए अपने मन में कहता है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट दर हकीकत पैदाइशी ही ब्लड थर्स्टी और सैवेज होते हैं। लगता है उसका ब्लड मुझे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाउएवर, मैंने सिर्फ उन्हें ही मारा है जो मरना डिजर्व करते थे। इसी के साथ सीन कट होता और हमें प्लेनेट ड्रिप का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर फैंग अपने स्पेसशिप के साथ पहुंच आया था और यहां पर सिर्फ इविल वॉरियर्स ही एंजॉय करने और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आते हैं। फैंग भी अपने मिशन को सरअंजाम देने के लिए इनके बीच शामिल हो जाता है और ये एक क्लब टाइप जगह थी जहां पर सभी वॉरियर्स म्यूजिक की धुन पर डांस करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और फैंग भी इन्हीं के रंग में घुलने लगता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बुबाता और अटूका भी स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगी थी और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फैंग एंजॉय करते साथ साथ अपने टारगेटेड पर्संस के पास जाकर उन्हें भी किल कर रहा होता है। वन बाय वन वो फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सभी काउंसिल मेंबर्स को मारता जा रहा था और उन सभी के पास तो इतनी पावर भी नहीं थी कि वो फैंग का सामना कर सके। इवन उन्हें पता भी नहीं चलता और वो जान से मारे जाते हैं। और फिर यहाँ पर अटूका, बुबाता और फैंग मिलकर एक जगह पर स्टेज पर इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, जो देखकर मुझे तो बहुत मजा आता है। और अब इस सब के बाद अपने मिशन को सर अंजाम देने के लिए फैंग अपने गोल्डन सेनेट आर्मामेंट के स्मॉल फ्लाइंग नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे क्लब और इसमें मौजूद हर एक पर्सन को मार डालता है और फिर अपने स्पेसशिप से एक स्टार डिस्ट्रॉयर अटैक करवाते हुए उसने इस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही साथ वो हमें बताता है यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला, अपने अगेंस्ट जाने वालों को किल करने वाला और नोबल्स की घटिया ख्वाहिशात को पूरा करने वालों में से है। हर एक पैसा जो भी इन्होंने ये काम कर कर बनाया है वो खून में सना हुआ है, इसीलिए इन्हें अपने गुनाहों का हिसाब भी अपने खून से चुकाना होगा। अब फिर इस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद फैंग इस फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसकी लोकेशन के बारे में बुबाता को पता चल गया था। इसीलिए वो लोग एक पोर्टल के थ्रू होते हुए मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड्स वाली जगह पर पहुंच आते हैं। अब हमें स्पेसशिप के अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर बुबाता तो मजे से स्नैक्स एंजॉय कर रही होती है, जबकि लुओ फैंग बोल रहा था, फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के 17 मेंबर्स खत्म कर दिए गए हैं, अब सिर्फ उनका लीडर पांसी ही बाकी बचा है। इस पर डेलन फैंग से कहता है, ये पांसी तो वाकई ही एक लीजेंडरी फिगर है। और वो एक लीजेंडरी फिगर कैसे है ये भी डेलन डिटेल में फैंग को बताने लगता है। पांसी एक स्लेव कास्ट से पैदा हुआ और उसने बायोचिप इम्प्लांट लगने से एक दिन पहले ही बगावत करना शुरू कर दिया और अपने स्लेव प्लेनेट के कुछ सबॉर्डिनेट्स के साथ भाग गया और फिर ऐसे ही छुपते छुपाते हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक कल्टीवेशन करने के बाद वो वापस लौटा और फिर उसने उन सभी स्लेव ट्रेडर से बदला लिया और उन्हें खत्म कर दिया। पर वो यहीं पर नहीं रुका, वो उनकी जगह लेते हुए उनकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करता है, जिसका वो नेम रखता है फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और अब इस वक्त वो अपनी कल्टीवेशन के वर्ल्ड मास्टर लेवल 3 पर पहुंच चुका है, फिर भी सिंपल लाइफ जीता और इन एस्ट्रॉइड्स में छुपकर अपनी कल्टीवेशन जारी रखे हुए है। पांसी की ये सारी स्टोरी जानकर लुओ फैंग कहता है, जिस तरह से वो एक स्लेव के तौर पर आगे बढ़ा है, मैं उसके इस रिजोल्व को एडमायर करता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर डेलन शॉक हो गया था, पर फैंग ने अभी अपनी बात को रोका नहीं था। वो आगे कहता है, लेकिन उसने जो एक्शंस लिए वो बहुत ही क्रूअल हैं। स्लेव पैदा होने के बावजूद भी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दूसरे स्लेव्स को टॉर्चर करने दे रहा है। फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के क्राइम्स की वजह से मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ा है। इनकी वजह से बेशुमार फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गईं। अब बस हुआ, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। वो ये कहते हैं कि तभी बुबाता उसके सामने अपीयर होते हुए उसे बताती है, यहाँ से आगे मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स मॉडिफाइड हैं और एडवांस वेपनरी से लैस हैं। इस जगह को मैकेनिकल फोर्ट्रेस भी कहा जा सकता है
और यहाँ साथ ही साथ वो फैंग को स्क्रीन पर दिखाते हुए बताती है इवन यहाँ पर क्विलैंग एम्पायर का इंटरस्टेलर फ्लीट्स भी फना किया जा सकता है। ये जानकर फैंग कहता है ये पांसी तो बहुत कॉशियस है, इवन उसने अपनी सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है, पर इस सब के बावजूद भी वो हमें नहीं रोक सकता। इस पर डेलन फैंग से कहता है ये ट्रायल बाकियों की तरह आसान नहीं होने वाला। अभी के लिए तो फैंग को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। इससे पहले कि वो पूछ पाता तभी वो बाता उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहती है लाइफ के साइंस डिटेक्ट हुए हैं, वो पांसी एस्ट्रॉइड नंबर 82 में छुपा हुआ है। जब बाता इधर फैंग को ये सब कुछ बता रही होती है तो उधर हम पांसी के स्पेसशिप को देखते हैं। उसका एआई भी पांसी को अलर्ट करते हुए कहता है हमारी टेरिटरी में कोई घुस आया है। इधर लुओ फैंग वो बाता से कहता है आगे बढ़ो, और जैसे ही वो अपने स्पेसशिप को पांसी की टेरिटरी में ले जाते हैं तो वहां पर लगा हुआ उसका वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उन्होंने फौरन से फैंग के स्पेसशिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिन्हें वबाता बड़ी ही आसानी से डोज करती जा रही होती है। उनके अटैक्स को डोज कर लेने के बाद वबाता अपना एक लेजर बीम अटैक रेडी करते हुए उन सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते साथ साथ एस्ट्रॉइड नंबर 82 को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके अंदर से निकलता है पांसी का स्पेसशिप। उसे देखते साथ ही फैंग को उसके मटेरियल का पता चल गया था, इसलिए वो कहता है E9 क्लास स्पेसक्राफ्ट, और फिर वो वबाता से कहता है इसे बेकार करके डिसमेंटल कर दो। इस पर वबाता तो खुश होते हुए कहती है समझ गई, और फिर वो अपने स्पेसशिप को फुल थ्रस्ट पर तेजी के साथ भगाते हुए पांसी का पीछा करने लगती है। और अब तक पांसी भी हम देखते हैं कि अपने स्पेसक्राफ्ट में वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगा था, और जब वो देखता है कि वो अननोन स्पेसशिप लगातार उनका पीछा कर रहा है तो वो अपने पावरफुल वेपनरी सिस्टम के पास जाकर अपने स्टार डिस्ट्रॉय लेजर वेपन्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि खुद भी साइज में एक प्लेनेट के बराबर होते हैं। और जब वो चार्ज होकर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे थे तो अटूका तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, और हम देखते हैं कि फैंग भी एक पल के लिए घबरा गया था। और अब जब वो लेजर बीम इनके ऊपर शूट होती है तो वो बाता ने इजीली अपने स्पेसशिप को थोड़ा सा टिल्ट करते हुए इसे डोज कर लिया था, और फिर वो इविल फेस बनाते हुए कहती है बचकर भागना चाहते हो। ये कहते साथ ही वो अपने स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ उसका पीछा करने लग गई थी, और साथ ही साथ उसने अपने स्पेसशिप को इन हमलों से बचाने के लिए अपने स्पेसशिप की न्यू पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके आसपास स्लैश अटैक क्रिएट कर लिए थे, जो इनकी डिफेंसिव शील्ड का ही हिस्सा है। इधर पांसी को जब पता चलता है कि वो उसके स्टार डिस्ट्रॉयर अटैक से भी बच गए हैं तो वो बार बार अपने बाकी सभी वेपन से भी उनके ऊपर अटैक करवाना शुरू कर देता है, पर हम देखते हैं कि वो बाता तो इसीलिए उसके सभी अटैक्स को डोज करती जा रही थी। और यहाँ इधर अब पांसी बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है, और उसके सभी वेपन्स के एक साथ अटैक करने की वजह से वो बाता उसके एक अटैक से नहीं बच पाती और हिट हो गई थी। पर हमें देखने को मिलता है कि उनके स्पेसशिप के आसपास बने हुए स्लैश वाले डिफेंसिव सिस्टम ने आसानी से स्टार डिस्ट्रॉय लेजर बीम को चीरते हुए उसे अपने चारों तरफ फैला दिया था, जिसकी वजह से उसके रास्ते में जितने भी बाकी स्टार डिस्ट्रॉयर वेपन आते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अब फिर फाइनली वो बाता तेजी के साथ पांसी के स्पेसशिप के आसपास से गुजरते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, और एक जोर के ब्लास्ट के साथ पांसी का स्पेसशिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस पर अब वो पांसी अपने स्पेसशिप को छोड़कर वहां से फिर से निकलकर भागने की कोशिश करने लग गया था कि तभी उसके सामने अपीयर हो जाते हैं लुओ फैंग और डेलन, जिन्हें देखते साथ ही वो हैरानी के साथ वहीं पर रुक जाता है। और डेलन को देखते साथ ही उसे पता चल गया था कि ये तो एक इमोर्टल है, इसीलिए वो शौक होते हुए कहता है अनडाइंग गॉड स्पिरिट। और अब फिर वो एक बहादुर वॉरियर से भीगी बिल्ली बनते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए सर झुकाकर कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ, क्या हो सकता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। उसकी इस बात पर डेलन आंसर करते हुए कहता है मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी अभी तुमने हम पर पहले स्ट्राइक्स की। ये जानकर पांसी को भी समझ आ जाता है कि ये स्पेशली मेरे लिए ही आए थे, और उसके तो यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं और उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तभी फैंग उसे आवाज देते हुए कहता है पांसी, मेरा नेम है लुओ फैंग, मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ऑर्डर के अंडर तुम्हारी फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन का फैसला करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पांसी घबराते हुए कहता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी। तभी फैंग आगे कहता है तुम्हारे सारे 17 काउंसिल मेंबर्स मारे जा चुके हैं, अब तुम्हें एज अ लीडर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, और अब मैं तुम्हें भी मौत की सजा सुनाता हूँ। इसका एग्जीक्यूशन मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। इस पर पांसी चौंकते हुए कहता है तुम खुद करोगे? क्या तुम प्लान कर रहे हो कि तुम्हारे साथ खड़ा हुआ ये अनडाइंग गॉड स्पिरिट पहले मुझे सप्रेस करेगा जब तक कि मैं रेजिस्ट कर पाने के काबिल ना हो जाऊं, और फिर उसके बाद तुम खुद आगे बढ़ते हुए मुझ पर अटैक करके मुझे मार डालोगे। यानी कि यहाँ पर पांसी को ऐसा लग रहा होता है कि लुओ फैंग डेलन से उस पर अटैक करवाकर उसे इंजर्ड कर देगा और फिर खुद अपने हाथों से उसे मार डालेगा। पर उसकी इस बात पर फैंग कहता है मेरे साथ मौजूद ये अनडाइंग गॉड स्पिरिट हमारी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सुनकर अब पांसी अपना असली रंग दिखाते हुए इविल्स की तरह हंसते हुए कहता है तुम एक लोली डोमेन मास्टर लेवल के लड़के, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम खुद अपने हाथों से मुझे मार सकते हो? इस पर फैंग कहता है बिल्कुल,
ये कहते हुए फैंग अपने आर्मर को वेयर करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और अपने गोल्डन सैंड आर्मरमेंट को बाहर निकालते हुए कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग इसे जान से मार पाएगा।